लेकिन ये था कि हमेशा से एक एम्बिशन थी अच्छा कि मुझे कुछ बनना है। राइट। 7 भाई बहनों की फैमिली थी अच्छा मैम। और पिताजी सरकारी नौकरी में थे हम्म। और मैं हायर सेकेंडरी में भी मेरा अखबार में नाम आया क्योंकि 7th पोजीशन पे थी अच्छा। ऑल इंडिया लेवल पे। और मेरे पापा खुद भी खिलाफ थे पुलिस के। एक्चुअली वो कह रहे थे कि लड़कियां पुलिस में नहीं जाती, अच्छा। रात की ड्यूटी करनी पड़ती। 21 साल की उम्र में जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मैं निकल भी गई। अच्छा मैम। उसके बाद में तो सोचने का कोई मतलब ही नहीं था। उसके बाद में आईपीएस का जब ऑफर आया उसके बाद तो कोई सब बहुत खुश थे और मैं भी बहुत खुश थी। तो उस टाइम भी हस्बैंड की पोस्टिंग? हाँ, उनकी पोस्टिंग हो गई थी, इसीलिए फिर मुझे वापस साथ जाना पड़ा। समाज सेवा का सबसे अच्छा जो स्थान है एक आईपीएस ऑफिसर के लिए वो तिहाड़ जेल ही हो सकता है। अब सीपी पोस्ट के लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी, काफी चर्चा रहती थी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कमिश्नर तो एक ही बन सकता है। जी। महिलाओं को अगर परिवार से सपोर्ट ना मिले तो उनकी लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाती है। बहुत ठीक बात। और अगर पुलिस से उनको सपोर्ट मिल जाए तो वो लड़ाई जो है वो आसान हो जाती है। कई बार लोग आपका हक जो है वो छीन लेते हैं, तो उस हक को वापस लेने के लिए लड़ाई लड़नी। मेरा तो ये मानना है कि आप एक अभिभावक बन के तिहाड़ के डीजी बनते हो, आप सभी इनमेट्स के लिए अभिभावक बन गए। जी। मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये रहता था कि मैं किस तरह से उनको बिजी रखूं। खाली दिमाग शैतान का घर। देखिए, मुझे आज मैं जब पीछे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने नौकरी नहीं की, मैंने पिकनिक किया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दो बात कलकल के साथ पॉडकास्ट में स्वागत है। मैं हूं एसीपी राजेंद्र कलकल और आज मेरे साथ हैं एक खास मेहमान, दिल्ली पुलिस की पूर्व स्पेशल कमिश्नर रही श्रीमती विमला मेहरा जी। नमस्कार मैम। नमस्ते। स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। नमस्ते। थैंक यू मैम, अपने वक्त निकाल कर आप हमारे लिए आए यहाँ पर। मैम, आपकी बहुत लंबी जर्नी रही है तो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो मैं आप ये बताइए कि कैसे आपका पुलिस की तरफ रुझान कैसा है? आपकी ज्वाइन करने के बचपन से शौक था या बाद में बाय डिफॉल्ट आ गए थे? और ये भी बहुत ही क्लियर नहीं है मुझे भी कि किस तरह से क्या हुआ कि मैं पुलिस में कैसे अचानक पहुंच गई। जी। लेकिन ये था कि हमेशा से एक एम्बिशन थी। अच्छा कि मुझे कुछ बनना है। राइट। और पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। ओके। तो मेरे फादर मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। हम 7 भाई बहनों की फैमिली थी। अच्छा मैम। और पिताजी सरकारी नौकरी में थे। और जो नॉर्मल हाउस होल्ड होता है और आर्थिक तंगी वो सब हम लोगों ने देखा बचपन में। तो पापा हमेशा यही कहते थे कि तुम मेहनत करके कुछ बनो। अच्छा। और मुझे बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। और मैंने भी उनकी इच्छा पूरी करने की कोशिश की और अपनी ख्वाहिश, जो अपना मेरा सपना था कि मुझे कुछ बनना है और आर्थिक रूप से मुझे इंडिपेंडेंट भी बनना है। जी। और कुछ अच्छी नौकरी चाहिए मुझे। तो उसके लिए तैयारी करी। अच्छी थी पढ़ाई में। हायर सेकेंडरी में भी मेरा अखबार में नाम आया क्योंकि 7th पोजीशन पे थी ऑल इंडिया लेवल पे। फिर उसके बाद स्कॉलरशिप भी मिली। फिर अच्छे कॉलेज में चली गई, लेडी श्री राम कॉलेज में मैंने ज्वाइन करा। और तभी से ये था कि मुझे कंपटीशन का एग्जाम तो देना है। मतलब सिविल सर्विस में जाना ये तो तय हो गया। ये तो पढ़ने लिखने में तो पुलिस की तरफ की भी आईपीएस ही बनना है, मतलब क्योंकि ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है एक लेडी के लिए कि ये सोचना कि और मेरे पापा खुद भी खिलाफ थे पुलिस के। एक्चुअली वो कह रहे थे कि लड़कियां पुलिस में नहीं जाती, रात की ड्यूटी करनी पड़ती है। तो मैं नहीं चाहता कि तुम रात को घर से निकलो और ड्यूटी करो। लेकिन जब एग्जाम दिया और तैयारी की और एग्जाम भी दिया और सफल भी हो गई। और 21 साल की उम्र में जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मैं निकल भी गई। पुलिस का ऑफर भी आ गया। तो तब मैंने कहा कि नहीं, मैं तो पुलिस ज्वाइन करूंगी। और उन दिनों हम जब तैयारी कर रहे थे तो मिसेस बेदी को हम देखते थे पार्लियामेंट स्ट्रीट पे ना, वो ड्यूटी भी किया करते थे बस में आते जाते। मिसेस किरण बेदी को हमने देखा था एक्शन में। तो तभी से ना एक सपना जैसे वो साकार सा हो जाता है कि एक सपना जो है बिल्कुल पक्का सा हो गया कि मुझे इंस्पिरेशन एक हिसाब से कहे तो वो हो गया कि मैडम को देखकर। तो बस पुलिस का जब मौका मिला, भगवान की कृपा हुई, असीम कृपा हुई और मैंने फिर फैसला कर लिया कि ज्वाइन करना है तो करना है। तो फिर मान गए घर वाले?
हाँ, वो आईपीएस में आने के बाद कोई ना की बात सवाल ही नहीं पैदा होता था, सब बहुत खुश थे। और वो उनको ये लगता था कि छोटे लेवल पर दिक्कतें आती हैं, बट सीनियर लेवल पर तो सबको पता है कि हाँ, इट्स अ कंफर्टेबल लाइफ। 78 बैच था। 78 बैच, हाँ जी। तो मैम 78 में पाए, तो शॉर्ट में कहाँ कहाँ पोस्टिंग रही आपकी, एक बार दर्शकों को बता। 78 में मैंने जब ज्वाइन किया तो पुलिस एकेडमी में 1 साल तो रहता ही है हमारा। फिर फिल्लौर में हम लोगों ने 4-5 महीने की जो स्टेट पुलिस की ट्रेनिंग होती है वो भी की। बड़ी टफ होती थी फिल्लौर में ट्रेनिंग तो। फिल्लौर में ट्रेनिंग बहुत टफ होती थी, और ये कहें कि बिल्कुल पुलिस एकेडमी के नेशनल पुलिस एकेडमी के बराबर की ट्रेनिंग थी वो। जी जी। उसमें भी लेकिन अच्छा लगा, काफी कुछ सीखने को मिला। पुलिस में ज्वाइन करने से पहले ही मेरी शादी भी हो गई थी। अच्छा। जब सिलेक्शन हुआ था तभी रिश्ते की बात थी, तो रिश्ता हो गया था। और पुलिस एकेडमी ज्वाइन करने से पहले मैंने मेरी शादी भी 2 दिन पहले ही शादी हो गई थी। अच्छा। शादी होके ही मैं पुलिस एकेडमी में गई थी। सो एक तो ये रहा पुलिस फिल्लौर का। फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस में आके मैं कुछ दिन रही, और फिर उसके बाद में ट्रेनिंग के दौरान ही अंडमान निकोबार आइलैंड्स पोस्टिंग हो गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड की वहाँ पोस्टिंग थी। तो हस्बैंड आईएएस में थे। आईएएस में था, अच्छा जी। और बिकॉज वहाँ वो पोस्टेड थे, तो मैंने कहा कि हम इकट्ठे रहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप भी चले जाओ, ठीक बात। तो फिर मैं भी वहाँ अंडमान निकोबार चली गई। वहाँ कितना टाइम रहे? हम करीब 4 साल वहाँ। 4 साल। अच्छा टाइम बिता होगा मैं वहाँ तो। बहुत अच्छा समय गुजारा, क्योंकि मेरी फैमिली में दोनों बच्चे जो पैदा हुए, एक पोर्ट ब्लेयर में पैदा हुआ, एक कार निकोबार में पैदा हुआ। तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी मतलब मैं चारों तरफ सभी जगह पर घूमने का, देखने का मौका मिला। 4 साल में तो काफी जान पहचान हो गई वहाँ पर। हाँ, बहुत छोटी सी जगह थी और बहुत कुछ सीखने को मिला। सीखने को भी मिलता है। और छोटी जगह में जब सीनियर आप इस लेवल पर जाते हो तो सीखने को बहुत कुछ होता है, क्योंकि वहां पर लोग ऑफिसर्स तो बहुत संख्या बहुत कम थी। तो एक एसपी हुआ करता था, एक आईजी हुआ करता था, डीआईजी का तब नामो निशान ही नहीं था अंडमान निकोबार आइलैंड। और वीआईपी विजिट्स भी होते थे, जैसे उन दिनों मिसेस गांधी 2 बार 4 साल में 2 बार अंडमान निकोबार आइलैंड्स आई। तो जब आप एसपी होते हो वहां पर, तो सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पे आपको हैंडल करनी पड़ती है। तो एक ना बहुत ही इंडिपेंडेंट तरीके से आपको जब काम करना पड़ता है तो सीखता भी है, जिम्मेदारी भी है और सीखने का मौका भी मिलता है। तो बहुत अल्टरनेटिव नहीं होता, कोई चॉइस ही नहीं होती, आपको करना ही है, तो फिर बच नहीं सकते उस जिम्मेवारी से। तो बहुत मजे आए और सीखा, बहुत एंजॉय किया। उसके बाद में मैं दिल्ली पुलिस में वापस आ गई 84 में। अच्छा। 84 में जब वापस आए तो उसके बटालियन में मेरी पोस्टिंग हुई, 4th बटालियन। तब स्पोर्ट्स बटालियन भी हुआ करती थी, और रिक्रूटमेंट के बाद ट्रेनिंग भी हम 4th बटालियन में कराते थे। तो एक बहुत अच्छा मौका मिला मुझे सीखने का। फिर उसके बाद राइट्स के बाद वो भी एक अनुभव अपने आप में बहुत ही एनरिचिंग कह सकते हैं पुलिस की भाषा में। चैलेंजिंग था, काफी चैलेंजिंग था, एनरिचिंग की बजाय मतलब इट वाज अ चैलेंजिंग एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद में साउथ डिस्ट्रिक्ट में चले गए, डीसीपी, एडिशनल डीसीपी। ओल्ड पुलिस लाइन का काम भी मैंने कुछ करीब 8-9 महीने संभाला। अच्छा। फिर उसके बाद में विमेंस हेल्थ की पोस्टिंग मैंने 3.5 साल एज डीसीपी। हाँ, CAW सेल तब यहाँ हेडक्वार्टर्स में ही हुआ करता था, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स में। अच्छा। 8वीं मंजिल पर। वहाँ काम करने में बहुत मजा आया। अच्छा। मैंने बहुत सारे काम किए, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए, और लेडी ऑफिसर्स तब इन्वेस्टिगेशन भी नहीं क्योंकि नंबर बहुत कम था और उनको शायद अनुभव भी नहीं था, और उनको उस समय में एक कंट्रोल रूम शुरू किया हमने। तो ईव टीजिंग के खिलाफ बहुत काम किया। तब ईव टीजिंग की बहुत सारी महिलाओं की शिकायतें रहती थी, तो कमिश्नर भी बहुत क्लियर थे कि हमें ईव टीजिंग को लेके बहुत काम करना है। तो बहुत हमने टीम बना के सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने बहुत शुरू करे। फिर उसके बाद में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के बाद मैं अरुणाचल प्रदेश चली गई एक बार और पोस्टिंग पर। तो 2 साल की वहाँ पोस्टिंग की, और वहाँ पर बहुत कुछ सीखा। वहाँ पर सीनियर लेवल पर हेडक्वार्टर्स में काम करने का मौका मिला, और 2 साल वहाँ रहने के बाद फिर हम वापस आए यहाँ पर। तो उस टाइम भी हस्बैंड की पोस्टिंग? हाँ, उनकी पोस्टिंग हो गई थी, इसीलिए फिर मुझे वापस जाना पड़ा।
सो इस तरह से फैमिली भी इंटैक्ट रही और सब हो गया। फिर उसके बाद वहां से वापस आए तो फिर उसके बाद में यहाँ पर विजिलेंस में मेरी पोस्टिंग हुई। विजिलेंस में कुछ समय गुजारा, फिर लाइसेंसिंग ब्रांच में मैं रही। अच्छा। जो अपने आप में एक अलग ही किस्म का काम था और उसमें भी हम लोगों ने ट्रांसपेरेंसी लाने की और अपने डिपार्टमेंट को, लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट था, उसको ईमानदार बनाने के लिए आपने लाइसेंसिंग में कंप्यूटराइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स स्टार्ट किया था? बहुत शुरू किया, बहुत काम शुरू किया उसमें। काफी सारे लेडी ऑफिसर्स को मैं लेकर आई, ईमानदारी के बेसिस पे, जिसका छवि बढ़िया थी, क्योंकि ये कहते थे कि मेन आर मोर प्रोन टू डूइंग रॉन्ग थिंग्स। तो मैंने कहा कि नहीं, हम लेडी ऑफिसर्स को लेकर आते। तो हम लोगों ने बहुत ऐसे काम किए और एक्सेसिबल पब्लिक के लिए कि उनको कोई शिकायत हो तो वो इमीडिएटली लेडी ऑफिसर्स के पास जाएं। मैं हमेशा अवेलेबल रहती थी। काफी सारा स्ट्रीमलाइन किया। फिर लाइसेंसिंग के बाद मैं सीआरपीएफ में, रैपिड एक्शन फोर्स DIG आप गए थे? हाँ, वो तो काफी बड़ा चैलेंजिंग होता है। वो बहुत ही 8 बटालियन, हमारी 10 बटालियन थी वहां पर। अच्छा। और पूरे देश में फैली हुई थी, तो बहुत ज्यादा टूरिंग होती थी। और क्योंकि नई फोर्स थी ये, तब 3-4 साल पुरानी फोर्स थी जब मैं गई वहां पर। सीआरपीएफ तो बोलते हैं, जैसे एक नाम देते हैं कि चलते रहो प्यारे करके। हाँ, तो शायद उस टाइम भी नाम बहुत ज्यादा मूवमेंट था, बहुत ज्यादा। मतलब दिल्ली में कम और बाहर ज्यादा। जब 8 बटालियन 10 बटालियन आपके पास में है तो आपको जाना तो पड़ेगा इंस्पेक्शन के लिए। और वो पूरे देश में फैली हुई है और सारे लॉ एंड ऑर्डर प्रोन एरियाज, डिस्टर्ब्ड एरिया ज्यादातर वही ज्यादा पोस्टिंग होती है। हाँ, इलाहाबाद, इस तरह से काफी गए। फिर वहीं से मेरे को बैंगलोर पोस्टिंग का मौका मिला। अच्छा। सो 1.5 साल मैं बैंगलोर में रही। और फिर उसके बाद में वापस आकर दिल्ली में जो उनका सीआरपीएफ का डायरेक्टोरेट है, उसमें डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट के तौर पर सीजीओ कॉम्प्लेक्स में, तो वहां पर डीआईजी पर्स में रही। अच्छा। 1 साल के करीब। और फिर उसके बाद मुझे जब आईजी बना दिया गया तो मैं फिर वापस दिल्ली पुलिस में आ गई। फिर 1 साल इंटेलिजेंस में काम किया, सीआईडी में। और फिर उसके बाद में क्राइम्स अगेंस्ट विमेन सेल में ज्वाइंट सीपी रैंक पे। उस समय में एक रेप का केस हुआ था खूनी दरवाजा पर। ओके। तो उसके बाद सीपी ने कहा कि नहीं, मुझे एक लेडी ऑफिसर की जरूरत है यहाँ विमेन सेल के लिए। तो वहां पर मुझे एक स्पेशल टास्क दिया गया कि आपने दिल्ली में महिलाओं के लिए स्पेशल कुछ करना है। मैंने कहा ठीक है। एक दोबारा से महिलाओं के लिए काम करने का एक चैलेंज और एक मौका मिला। तो फिर वो मैंने किया और हम लोगों ने सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम दोबारा से शुरू कराए। और वहीं रहते रहते मैंने 1091 हेल्पलाइन की भी शुरुआत की। हाँ, उसी टाइम शुरुआत हुई थी। पूरे देश में पहली बार किसी भी पुलिस फोर्स में हेल्पलाइन की शुरुआत। डायरेक्ट जो है सीधा के सीधे इसमें कर सकते हैं। हाँ, और क्योंकि पुलिस कंट्रोल रूम में हम लोगों ने महिलाओं को ट्रेनिंग दी, महिलाओं की पोस्टिंग की, उनको ट्रेनिंग दी कि वो कॉल्स, जो डिस्ट्रेस कॉल्स हैं, वो कैसे रिसीव करें, उनका रिएक्शन कैसे हो। तो उस समय में इतना अच्छा फीडबैक मिलता था कि काफी लोगों को तुरंत राहत दिलवाने में विमेन सेल की बहुत बड़ी भूमिका रही। और सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम की वजह से तो महिलाओं में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। वो तो बहुत ही अच्छी बात थी। कई केस कोर्ट जाने से पहले वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाते हैं, मीडिएशन वगैरह। बिल्कुल। टीम बढ़िया होता है, कई चीजें कोर्ट जाने से पहले ही वो अगर वो समझाने वाले ठीक है तो समझ में आ जाती है बात। हाँ, तो और दूसरा ये कि वहां पर महिलाएं और पुरुष पुलिस ऑफिसर्स, मेल और फीमेल ऑफिसर सब मिलके काम करते थे। तो एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे को सपोर्ट करने का भी अच्छा टीम वर्क था। टीम वर्क बहुत अच्छा था। और हम लोगों ने काफी महिलाओं में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का, रेजिडेंशियल कॉलोनीज में गए, हम कॉलेजेस में गए, स्कूल्स में गए, बहुत हमने काफी रेस्पॉन्स बढ़िया होगा जब पुलिस खुद अपने लेवल पे इनिशिएटिव लेती है तो फिर बहुत। और काफी लोगों ने हमारे काम को, दिल्ली पुलिस के काम को बहुत सराहा। फिर उसके बाद में मुझे एक मौका मिला एक नेशनल डिफेंस कॉलेज में 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम करने का, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर होता है। तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने अटेंड किया। और उसमें बहुत कुछ सीखा देश की सिक्योरिटी के बारे में। वहां पर जो मेन इशू था, जो मेन सब्जेक्ट था, वो नेशनल सिक्योरिटी था। तो उसके बारे में काफी कुछ सीखा और मतलब एक
सीनियर पुलिस ऑफिसर को जो जानकारी होनी चाहिए देश के बारे में, पुलिस के बारे में और देश के हालात के बारे में और फिर उसके बाद में मैंने वापस आकर दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में मुझे मौका मिला। ये उसी टाइम मतलब स्टार्ट हुआ था? शुरू हुई थी। पहली एमडी आप ही थी मैम? पहली एमडी मैं ही बनी थी। आज तो बहुत अच्छा काम कर रही है आपकी जो है, आपने जो नींव रखी थी। तो आज नई नई जो पुलिस स्टेशन की ट्रेनिंग सेंटर में बैरिकेड्स, ऑफिस बहुत कम टाइम में बन रहे हैं, अदरवाइज बड़ी दिक्कत होती थी, एक प्रोजेक्ट लटका रहता था। हाँ, तब तो नया नया बना था, तो एक उसको ऑफिस को सेटअप करने में ही हमें समय लगा, और क्योंकि एक प्राइवेट एंटरप्राइज की तरह से काम करना था। शुरुआत बड़ी दिक्कत होती है शुरुआत करने के बाद, क्योंकि एक बार पहिया घूमने के बाद तो आदमी चलता रहता। उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स एसोसिएशन आपने बिल्कुल ड्राफ्ट किए थे सारे के सारे, हमें पता चलता है यहाँ पर, अभी तक आपकी बातें होती है इस बारे। अच्छा, तो फिर वो सब हम लोगों ने किया, उसमें 2-3 साल लगे। फिर उसके बाद में मुझे दोबारा से अरुणाचल प्रदेश में डीजी बनने का मौका मिला। तो मैं डीजी बन के फिर अरुणाचल प्रदेश गई और वहां पर भी बहुत कुछ सीखा। हस्बैंड इस पर भी गए थे? तब तक घर के हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि देयर वाज अ डिवोर्स गोइंग ऑन। सो डिवोर्स चल रहा था उस समय में, और डिवोर्स हो भी गया 2008 में, डिवोर्स भी हो गया। सो इट वाज अ शॉक फॉर मी, बट यू हैव टू एक्सेप्ट रियलिटी ऑफ लाइफ। सो वो सब करके हम लोग जीवन में आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। इट वाज अ चैलेंजिंग टाइम फॉर मी टू हैव 2 किड्स जो काफी ग्रोन अप भी हो रहे थे तब। तो ठीक सभी के अच्छे के लिए जो है ना, फिर अलग रह के भी अगर शांति से लाइफ जा रही है तो वो डिसीजन भी बढ़िया रहता है, वो भी बजाय इसके कि भी एक साथ रह के एक्सेप्ट करना पड़ा। जी जी जी, एक्सेप्ट करना पड़ा। मैं चाहती नहीं थी, बट एक्सेप्ट करना पड़ा। और फिर वहां से आने के बाद वापस अरुणाचल में मुझे 1 साल ही मौका मिला करने का, और फिर वापस आकर मुझे दिल्ली पुलिस में सिक्योरिटी यूनिट में पोस्टिंग मिली। तो करीब 2 साल मैं पोस्टिंग सिक्योरिटी यूनिट में काटी एज जॉइंट सीपी, और फिर उसके बाद में मौका मिला मुझे तिहाड़ हेड करने का। 2 साल मैंने तिहाड़ जेल का डीजी प्रिजन्स का काम संभाला, और उसमें मुझे लगता था विमेन सेल का काम बहुत सेटिस्फाइंग है और लोगों की बहुत भलाई का मुझे मौका मिला था, लोगों की मदद करने का। लेकिन यहाँ जाकर मुझे लगा कि ये सबसे अच्छी जगह है अगर आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं। समाज सेवा का सबसे अच्छा जो स्थान है एक आईपीएस ऑफिसर के लिए, वो तिहाड़ जेल ही हो सकता है। तो वहाँ मुझे काम करके बहुत मजा आया, मैंने बहुत काम किया। और फिर लास्ट के करीब 2 साल मुझे वापस दिल्ली पुलिस में आने का मौका मिला, जो मेरी अपनी पेरेंट यूनिट है, और स्पेशल सीपी एडमिन का काम संभाला। तो आपके पूरे कैरियर को देखते हुए स्पेशल सीपी एडमिन तो मैं पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालना पड़ता है। यस। तो इसीलिए कि आपके पूरी जो एक्सपीरियंस का फायदा उठाने के लिए अब सीपी पोस्ट के लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी, काफी चर्चा रहती थी। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन कमिश्नर तो एक ही बन सकता है। और मुझे खुशी है कि मुझे बसी साहब के साथ काम करने का मौका मिला। काफी आपके दोनों की बड़ी ट्यूनिंग बढ़िया रही मैम, सीपी स्पेशल सीपी। हाँ, हमारा अच्छा तालमेल था। तालमेल बहुत ठीक था। बहुत मजा आया उनके साथ काम करने में, बहुत कुछ सीखा। सीनियर लेवल पे इस तरह से कोऑर्डिनेशन हो से नीचे स्टाफ का भी काफी भला हो जाता है, तो कुछ अच्छे डिसीजन लिए जाते हैं। बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ कर भी पाए, क्योंकि हमारा आपस का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। जी जी जी। जैसे आपने बताया कई जगह पर आपकी अलग अलग पोस्टिंग रही। CAW सेल में, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में 2 बार आप रहे, तो वहां आपने काफी एंजॉय भी किया। तो क्राइम वुमेन सेल में तो बिल्कुल 1-to-1 होने का टाइम मिलता है मैम, जो है ना पब्लिक के साथ से, जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं। तो वहां कोई ऐसा किस्सा जो अभी तक आपके दिल के करीब रहा हो? अभी कुछ दिन पहले मैं एक कॉन्फ्रेंस में गई थी, वहां पर एक महिला ने मतलब एक स्पीकर थी वहां पर, तो उन्होंने अपनी जो स्पीच दी थी उसमें बताया कि वो किस तरह से विमेन सेल में आई थी मेरे पास में। अच्छा। मैं जब विमेन सेल में पोस्टेड थी, उस टाइम का किस्सा बता रही थी। हाँ, तो उस समय में वो एक हेल्प के लिए आई थी मेरे पास में, और किस तरह से विमेन सेल की मदद से और मेरे मोटिवेशन के और सपोर्ट के वजह से आज वो अपनी प्रॉब्लम से निकल कर अब
मोटिवेशन स्पीकर बन गई हैं। अच्छा अच्छा। और अपने बच्चों को अच्छे से पाल रही हैं। तो उनका यही कहना था कि विमेंस हेल्थ की मदद से ही वो अपना जीवन जो है वो एक स्टेबल धरातल पर लेकर बहुत अच्छी बात है। देखो सो सुन के बहुत अच्छा लगा। और वो याद कर रही हैं और लोगों को बता रही हैं कि विमेंस हेल्थ किस तरह से आपकी मदद कर सकता है। जी जी। तो बहुत अच्छा लगता है कि किसी ना किसी तरीके से हम किसी के परिवार को संभाल पाते, तो काफी समय की भी बचत होती है। और महिलाओं को अगर परिवार से सपोर्ट ना मिले तो उनकी लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाती है। बहुत ठीक बात। और अगर पुलिस से उनको सपोर्ट मिल जाए तो वो लड़ाई जो है वो आसान हो जाती है। आसान हो जाती है। कई बार देखिए, जीवन तो लड़ने से ही आपका हक मिलता है। बिल्कुल, बिना लड़ाई के तो हक मिलता नहीं है। कई बार लोग आपका हक जो है वो छीन लेते हैं, तो उस हक को वापस लेने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। कई बार आदमी सोचता है कि मेरी गलती क्या है, क्यों लड़ना नहीं चाहता है। कईयों का व्यवहार ऐसा होता है क्योंकि नेचर में नहीं है कि वो मतलब रेजिस्ट करें, तो लेकिन वो फिर ये मजबूरी आ जाती है, सिर पे पड़ता है तो करना ही पड़ता है। थी और हमारी सपोर्ट रही, तो वो अभी उनके बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और दोनों बहुत ही अच्छी पोजीशंस पे मतलब लोगों की मदद कर रहे हैं, इस पोजीशन में आ गए। जैसे आपने खुद मोटिवेशनल स्पीकर हो गई है और लोगों की और दूसरों की मदद कर रहे हैं। एक थोड़ा सा सपोर्ट अगर मिल जाता है तो उससे डीजी प्रिजन्स रही मैम, तिहाड़ जेल का हम उस टाइम भी किस्से सुनते थे काफी। तो जो इनमेट्स थे वो बहुत प्यार करते थे आपसे। तो ये कैसे मतलब 1 to 1 इतना ज्यादा तिनका तिहाड़, आपने जो है एक किताब लिखी, उनकी किताब मतलब इनमेट्स की, लेडीज की, लड़कियों का है ना। हाँ हाँ। तो कैसे ये दिमाग में आया आपके? उसमें मेरा तो ये मानना है कि आप एक अभिभावक बन के तिहाड़ के डीजी बनते, आप सभी इनमेट्स के लिए अभिभावक बन गए। जी जी जी। अगर आप अभिभावक हैं तो अपने जो बच्चे हैं या आपके जो जिनके लिए आपको काम करना है, तो उनको तो आपको अच्छी नजर से देखना पड़ेगा, पॉजिटिव बिल्कुल नजर उनकी तरफ। जब आप उनकी सुख दुख की चिंता करेंगे तो अपने आप ही गुड फीलिंग्स आएंगे, फिर आप अच्छे। सो और जजमेंटल नहीं होना है, क्योंकि आपने तो उनको संभालना है। और जब तक वो आपके पास में है, तिहाड़ जेल में है, तब तक उनकी सुविधाओं का जो कानूनन उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उनको मिलनी चाहिए सही तरीके से। तो हम लोगों ने वही कोशिश की कि हम उनको किस तरह से सुविधाएं दे सकें, जिनमें मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये रहता था कि मैं किस तरह से उनको बिजी रखूं। खाली दिमाग शैतान का घर। वैसे भी आपने वोकल ट्रेनिंग वगैरह भी कुछ कराई थी ताकि वो बाद में भी काम आ जाए उनके? बिल्कुल, प्रोफेशनल ट्रेनिंग। सो हम लोगों ने ये किया कि सबको जिसको ट्रेनिंग करनी है उसी तरह की ट्रेनिंग का हमने इंतजाम किया, जिसको जैसा इंटरेस्ट है। जैसा इंटरेस्ट है। कोई अगर कारपेंट्री सीखना चाहता है, टेलरिंग करना चाहता है, अनपढ़ है तो उनके लिए पढ़ाई का इंतजाम, अगर उन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है तो आगे की पढ़ाई का इंतजाम। बहुत अच्छे। सो सब तरह का हम लोगों ने लोगों को जैसी जरूरत है उस तरह की उनको सुविधाएं और उनको वो सहूलियत जो भी हो सकती थी सरकार की तरफ से वो हम सारी फैसिलिटी आपने जो है, म्यूजिक सिखाने का और इंस्ट्रूमेंट सिखाने का, गाना है, पेंटिंग करना है, सब जिसको जो चाहिए हम उसको उस तरह की ट्रेनिंग। तो वो बात हो ना, मतलब क्या कहते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम, वो बिजी भी रहेंगे और कुछ ना कुछ सीख के भी निकलेंगे। बिल्कुल, उसके लिए भी जिंदगी भर उनको याद रहेगा कि हम जो है वहां से हमने सीख लिया, काम आ गया जिंदगी में। यस, बहुत लोग तो क्योंकि वहां पर जब काम करते हैं तो उसका उनको डेली वेजेस मिलते हैं। अच्छा। तो कुछ लोग तो ऐसे थे कि जो खूब काम करते थे और पैसा भी जमा कर लेते थे। बहुत अच्छा, वाह वाह। तो अपने घर वालों की मदद भी करते हैं, मतलब जेल के लिए सोचना कि वो वहां जाके काम कर रहा है और पैसा भी बचा पा रहा है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो ये मेरे लिए तो बहुत सेटिस्फेक्शन की बात थी। और लोगों ने किया, मेहनत भी की और उसकी वजह से जेल में जो झगड़े वगड़े थे वो भी बहुत कम हुए। सब बिजी हो गए, आप अपने काम में लग गए। सब बिजी हो गए। और हम लोगों ने आरजेस ट्रेन करे। कहीं पर भी विश्व में एफएम रेडियो की शुरुआत जेल में नहीं हुई, हम लोगों ने एफएम रेडियो की पहली बार वहीं से शुरू किया एफएम रेडियो। क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे आइडिया दिया कि आप एफएम रेडियो क्यों नहीं शुरू करते जेल में। मैंने कहा जेल में तो कम्युनिकेशन बंद करते हैं, यहाँ तो हम अलाउ नहीं करते। तुम कह रहे हो कि, बट जब मैंने ये आइडिया अपने ऑफिसर्स के साथ शेयर किया तो हम लोगों ने एक तरीका निकाला किस तरह से हम हर जेल में एक एफएम रेडियो स्टेशन शुरू करेंगे। एक कंट्रोल रूम बनाया और उसमें एक कंप्यूटर की मदद से, लैपटॉप की मदद से उसमें गाने फीड कर दिए
और आरजेस को ट्रेन कर दिया। और क्योंकि हर जेल में एक सिस्टम होता है सेंट्रल कम्युनिकेशन का, क्योंकि अगर किसी को बुलाना है, कुछ मैसेज देना है, तो वो उनको उसी कंट्रोल रूम के थ्रू मैसेज दिया जा सकता है। वो कंट्रोल रूम में अपनी सिफारिश भेजते हैं। बहुत अच्छा। तो कंट्रोल रूम से सिफारिश इकट्ठी होके आरजे के पास में जाती थी। फिर आरजे अपने तरह से जो भी उनको बोलना होता था, अपने उनकी पसंद के गाने जेल में जब उनका खाली समय होता था तो वो आरजे उनको गाने सुनाता था। जैसे मैं गई हूँ जेल में, तो मैं भी उनको कुछ मैसेज देना चाहती हूँ, तो जेल में जाकर मैं आरजे के रूम बिल्कुल बिल्कुल कम्युनिकेट, कोई आए हैं वीआईपी, उनके कोई मैसेज दिलवाना है तो ये हमने बहुत अच्छे में बहुत सारी चीजें शुरू करी होटल मैनेजमेंट वालों के साथ करके। तिहाड़ में मैडम आपने जो है एफएम भी, रेडियो भी चला दिया, और अब मैंने सुना कि फॉरेन लैंग्वेज भी आपने सिखाई इनमेट्स को, तो ये इतने अलग अलग आइडिया कैसे है आपके दिमाग में? जो फॉरेनर्स जेल में अच्छा है, उनको जरूरत है दूसरे लोगों से बातचीत करने की। जी जी जी। तो इसलिए उन फॉरेन लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ती है। अच्छा, क्योंकि तो उसमें आपने ऑप्शन रख दिया और भी कोई सीखना चाहे तो सीख सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें मतलब इंटरेस्ट दिया लोगों ने, इनिशिएटिव दिखाया? काफी लोगों ने इंटरेस्ट लिया। क्योंकि एक दो जब सीखते हैं तो जिसको जरूरत ना हो वो भी इंटरेस्ट की वजह से टाइम पास करने के लिए सीख लेते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा इनिशिएटिव था वो भी। और वो किताब में जो किताब आपने, हम लोगों ने जैसा समाज है वैसा ही तिहाड़ में उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। जी जी। क्योंकि यहीं के तो लोग वहां पर गए हुए, तो हमने देखा कि जैसी काबिलियत समाज में है वैसी तिहाड़ के इनमेट्स में भी है। तो लोगों में क्रिएटिविटी भी है, और बहुत सारी ऐसी क्वालिफिकेशंस हैं जो उनको शायद खुद भी नहीं पता था। उनका म्यूजिक में इंटरेस्ट है, पेंटिंग है, तो उसको निखारने का मौका तो हमने उनको दिया ही। हमने ये देखा कि महिला जेल में काफी महिलाएं जो है वो क्रिएटिव हैं, लिखती हैं टाइम पास करने के लिए। और उनमें क्रिएटिविटी भी थी, तो उन्होंने काफी कुछ कविताएं लिखी थी। तो हम लोगों ने जब देखा कि उनके पास में कुछ मटेरियल इकट्ठा है, तो मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने जेल में उनकी कविताओं को इकट्ठा किया, और उनकी कविताओं को इकट्ठा करके हमने उसमें से सिलेक्शन किया। और काफी सारी कविताएं जब हमारी अच्छी स्टैंडर्ड की कलेक्शन हो गई, तब हमने तिनका तिहाड़ करके एक कलेक्शन महिलाओं की, जो महिला इनमेट्स थी उनकी बुक रिलीज की। और एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें 31 देशों के लोग आए थे, और विज्ञान भवन में होम मिनिस्टर ने उस कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन किया था। तो उस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने ये सबके सामने तिनका तिहाड़, अच्छा, इसका इनोवेशन भी वही कर दिया? हाँ, बुक रिलीज फंक्शन हमने वहीं किया। बहुत अच्छे। और कुछ म्यूजिक सीडीज भी बनाई, और उनका भी इनॉग्रेशन मतलब ओपनिंग वहीं पर किया। मतलब कुछ म्यूजिक वीडियो जो इनमेट्स के द्वारा ही गाए गए? हाँ, उन्हीं द्वारा लिखे गए, कंपोज किए गए। तो बहुत सारी सीरीज हम लोगों ने, प्राणायाम, योगा वगैरह का भी जो किरण बेदी मैडम ने स्टार्ट किया था, आपने बहुत बड़े लेवल तक लेके गए। बहुत किया, हर आदमी करने लग गया था वहां पे, तो बहुत ज्यादा। और उसकी वजह से भी काफी लोगों के सुसाइड्स जो हैं हम लोग रोक पाए। जी जी जी। रोकथाम करने के लिए हम लोगों ने, मतलब हमने ये देखा कि इस तरह की चीजें जो हैं, लोगों को जो डिस्ट्रेस वाली थॉट्स होती हैं, और बहुत ही दुखी हो जाते हैं लोग कि अब हमारा क्या होगा करके, अनसर्टेनिटी की बातें होती हैं, तो वो कई बार अपनी जान लेने की भी सोचते हैं। तो इन सब चीजों से, क्रिएटिविटी की तरफ से अगर उनका झुकाव हो जाए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका झुकाव हो जाए, या धर्म की तरफ उनका ध्यान डाइवर्ट कर दिया जाए, तो उस चीजों से बहुत मदद मिलता है टाइम पास करने में। बहुत बड़ी बात है मैम, जब आदमी तिहाड़ से निकल के और स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्ट्रॉन्ग होते जाए, ताकि जीवन में और ज्यादा काम कर चुके हैं, तो बड़ी। और हम लोगों ने तो जो ट्रेनिंग वगैरह दी थी, उसकी वजह से लोगों को, हम लोगों ने रोजगार मेला भी लगाया जेल में। अच्छा। 2-3 बार हम लोगों ने रोजगार मेला बनाया, जो क्योंकि लोग जो ट्रेन हो गए थे, बाहर की कंपनीज उनको नौकरी देना चाहती थी। अच्छा, हायर करना चाह रही थी। तो उनके इंटरव्यूज भी हुए, उनको इंटरव्यू किस तरह से देना, उसकी ट्रेनिंग भी दी गई। तो काफी लोगों को जॉब्स मिली। हमारे यहाँ से जो आरजे की ट्रेनिंग की थी, उन्होंने वो आरजे भी लगे ऑल इंडिया रेडियो में जाके, और बाहर अपना,
और काफी लोग जो गाने वाने थे, हम लोगों ने तिहाड़ आइडल कराया, वहां पर वो लोग गाते थे और कंपटीशन होता था सभी जेलों के बीच में। तिहाड़ ओलंपिक्स भी कराया हम लोगों ने, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज कराई, तो बहुत बहुत ऐसे काम किए जिसमें लोग इंटरेस्ट लें, बिजी रहें, फिजिकली भी करें। एक हिसाब से मैम तो कई जिंदगियां सुधर गई, एक तो खुद वो बल्कि उनके परिवार वाले। बिल्कुल, बहुत जो बाद में समाज में जाके है ना वो अपने सीधे रास्ते पे जाएगा, बल्कि उसकी वजह से उसे देख करके भी ये आदमी पहले किस तरह से गलत रास्ते पे निकल गया था, आज इतना सुधर गया, तो उसको देख के दूसरे लोगों पे भी कितना प्रभाव आया होगा। ये तो बहुत ही बढ़िया बात, समाज बदलाव का एक हम लोगों को जी जी वो मिल गया था, तो बहुत बढ़िया मौका मिला और आपने उसका पूरा उपयोग किया, सदुपयोग किया। तिहाड़ की तो मैम बेकरी भी काफी प्रसिद्ध है, मतलब जो है तिहाड़ की बेकरी बहुत पसंद की जाती है और रेगुलर डिमांड में रहते हैं। हाँ। तिहाड़ का तेल, सरसों का तेल बहुत डिमांड में रहता है। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। फर्नीचर बहुत अच्छा बनाते हैं। हमने में कई कवि सम्मेलन किए तिहाड़ में। अच्छा, जैसा होता है कविता लिखते हैं। अच्छा। तो वहां पे वो गिफ्ट के तौर पे वो बैग देते थे, उसमें नमकीन, बिस्किट वगैरह, तो बड़े टेस्टी रहते थे, मतलब हाँ, काफी। बिल्कुल। और आप मैम स्पेशल सिक्योरिटी भी रहे। हाँ। तो सिक्योरिटी का तो पूरा का पूरा जिम्मा बड़ा वीवीआईपीज की जो है वो बाहर से फॉरेन विजिट्स होती हैं और बड़े बड़े जो है फंक्शंस होते हैं, तो काफी जिम्मेदारी का काम है। हाँ, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है उस सिक्योरिटी यूनिट में ना, क्योंकि आप फील्ड पे हैं, पूरा टोटल आपका फील्ड वर्क है और मतलब आप अपने स्टाफ के साथ खड़े हैं और ताकि उनको मोटिवेट भी कर रहे हैं, सुपरविजन भी हो रहा है और साथ साथ आपको सीखने का भी बहुत मौका मिलता है। तो ब्रिक्स समिट हुई थी 2012 में और उसमें बहुत बड़ा एक चैलेंज था, जब इतने सारे देशों के लोग, रशियन प्रेसिडेंट और बहुत सारे अलग अलग वेन्यू पे रुकते हैं, अलग अलग होटल्स में, सबका मतलब सभी होटल्स में डिप्लॉयमेंट, स्टाफ लगाना और ये सब, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था और वो सक्सेसफुल तरीके से। तो हमें उसके लिए बहुत शाबाशी भी मिली। जी मैम। हम की KPKB, केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार, यस, ये आपने ही शुरुआत की थी इसकी। सिक्योरिटी में मैं जब थी तब मैंने देखा कि CRPF में तो थी, दिल्ली पुलिस में क्यों नहीं है। तो मेरे ज्वाइन करने के बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर हमने सिक्योरिटी यूनिट में इसकी शुरुआत किया। अब तो मैं पूरी दिल्ली पुलिस में आ रही है मैम, तो अभी उसका मुझे खुशी है कि अब सुन के कि सभी जगह ये कैंटीन अभी काम। तो ये जो है ना आपके मतलब ये था कि ये कैंटीन, जैसे आर्मी को कैंटीन फैसिलिटी है, इसी तर्ज पे आपने शुरू की थी और इसका भरपूर फायदा मतलब हमें मिल रहा है मैम, जो है वेरी गुड। तो पूरे मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से इस चीज का आपको थैंक यू। और सिक्योरिटी यूनिट में यही नहीं, जितने भी बड़े बड़े VIPs आए, ओबामा ने विजिट किया 26 जनवरी में। जी। और हिलेरी क्लिंटन आई, रशियन प्रेसिडेंट भी आए थे, तो इन सब के लिए जो इंतजाम करने होते हैं उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाई थ्रेट इनको होती है मैम, तो उसको इस हिसाब से मतलब मैनेज करना पड़ा, कोऑर्डिनेशन, चैलेंजिंग काम होता है इस तरह का। ये जो चैलेंज होता है बहुत कुछ सिखा जाता है। बिल्कुल। पूरी सर्विस में मैम, इतनी लंबी सर्विस आपकी रही कई जगह, तो सबसे चैलेंजिंग पीरियड कौन सा रहा, चैलेंजिंग फेज कौन सी पोस्टिंग को आप मानते हैं कि इसमें मतलब बहुत ज्यादा आपको ऑन द टोज रहना पड़ा? अरुणाचल की जो पोस्टिंग थी मेरी SDG, तो वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रही और बहुत कुछ मैंने सीखा, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट की पुलिस के जब आप बन जाते हो, हेड बन जाते हो पुलिस के, तो सारे डिसीजन आपने लेने हैं, पॉलिसीज आपने बनानी है, मैन मैनेजमेंट भी करना है और स्टेट में सब ठीक से रहे, आपकी अवेलेबिलिटी, आपकी सेंसिटिविटी, सब कुछ डिस्प्ले में हो जाती है एकदम से। तो बहुत मजा किया, बहुत चैलेंजिंग रहा और इंसर्जेंसी भी थी अरुणाचल में 2010 में, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो बहुत कुछ उस समय में काम करने का मौका मिला और कुछ करके दिखाने का भी मौका मिला। जब मैम आपका जब IPS आप बने तो उस टाइम लेडी ऑफिसर्स बहुत कम होती थी, तो शुरू में बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा आपके लिए कि मेल काउंटर पार्ट्स के साथ खुद को प्रूव करना, ट्रेनिंग वगैरह में भी मतलब जो है कहीं
कोई ये नहीं कह दे कि भी ये लेडी है इसलिए इनको रियायत दे दी? देखिए, जब मैंने ज्वाइन किया था मैं 21 साल की थी और फिजिकल फिटनेस तो उस समय में मतलब अच्छी ही रहती है। और क्योंकि पुलिस ज्वाइन करा था और अपनी चॉइस थी और मजा आता था ये सब करने में, जो भी ट्रेनिंग हमें करनी पड़ी। हालांकि उस समय में तो कोई कंसेशन नहीं मिलता था। अच्छा। मैं अकेली लेडी थी अपने बैच में। अच्छा, आप अकेले? 100 के करीब ऑफिसर्स थे, मेल ऑफिसर्स, उसमें मैं अकेली थी। अच्छा। तो घर से एक बार पहली बार घर से दूर निकली थी और उस समय में शुरू में तो अटपटा लगा, लेकिन उसके बाद में आदत हो जाती है। और पुलिस एकेडमी में क्योंकि सुबह से शाम तक बिजी रहते हैं तो समय का तो पता ही नहीं लगता कैसे तो आपको किसी एक प्लाटून में अटैच किया होगा? हाँ, बिल्कुल। तो प्लाटून को थोड़ा तो रियायत होता है कि थोड़ा धीरे दौड़ो? नहीं, ऐसा कोई कंसेशन नहीं था। और मुझे लगता है कि शायद अब जो सोचते हैं कि वो मैं सब कैसे कर पाई, अब लगता है कि शायद मुश्किल रहा होगा, लेकिन उस समय में कैसे मैं कर पाई, सब कुछ कर पाई। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज्यादा फिजिकली फिट थी, बट कर पाई। मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थे मैम, जैसे आपने बताया कि आप आना चाहते थे, तो इसलिए खुशी आदमी जो कोई भी काम करता है तो उसमें थकान होती है। हाँ, लेकिन उस समय में महिलाएं थी नहीं पुलिस में, आसपास भी नहीं थी, और कम्युनिकेशन विद मेल कुलीग्स भी बहुत ज्यादा ओपन नहीं था। तो उस हिसाब से थोड़ा सा एक आदमी बंध जाता है अपने और उतना आप एक्सपोजर टू दैट एक्सटेंट थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। तो थोड़ी सी कमी महसूस होती थी क्योंकि मेरे पास में कोई कंपनी नहीं थी जिससे मैं खुल के बात कर सकूं। और काफी सालों के बाद शायद 86 में ही मुझे लगा कि हाँ, जब मेरे पास लेडी ऑफिसर्स की पोस्टिंग हुई विमेन सेल में, तब मुझे लगा कि हाँ, मैं खुल के लोगों से बात कर सकती हूँ। तो उससे पहले थोड़ा सा बंधन और रिस्ट्रिक्शंस महसूस पुलिस में आपकी जो है ना, दिल्ली पुलिस में खासकर आपकी इमेज है कूल ऑफिसर और टफ ऑफिसर, दोनों तरह की रही है। तो ये कैसे आपने मैनेज किया अपने व्यवहार को? आई थिंक बाय नेचर आई एम ए वेरी क्वाइट पर्सन। मैं मतलब शांत स्वभाव की हूँ शुरू से ही, और क्लैरिटी है दिमाग में, थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी है। सो उसकी वजह से शायद शांति और वो जो क्लैरिटी है और अपना उद्देश्य, मुझे पता है कि मेरा उद्देश्य क्या है। और जहाँ टफ डिसीजन लेने पड़े फिर आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे आप? फिर उसमें तो कभी डरी नहीं मैं डिसीजन लेने में। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मुझे ईमानदारी से काम करना है और मेहनत करनी है और अपने आप को प्रूव करना है कि हाँ, मेरे में हिम्मत है, मैं ये कर सकती हूँ। तो वही सोच के मैंने अपना पूरे कैरियर में आपने बड़े हर जहाँ भी आपकी पोस्टिंग है, नए आपने इनिशिएटिव लिए, नई चीजें शुरू की, तो पीछे देखते हैं तो किस चीज में आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन लगता है कि भाई ये जो आपने जो काम किया वो सबसे बढ़िया था, जिसको सोचकर अभी तक आपके मुंह पे स्माइल आती होगी? तिहाड़ के ही हैं इनिशिएटिव्स और विमेन सेल के इनिशिएटिव्स हैं, और कुछ हद तक लाइसेंसिंग में भी हम लोगों ने काफी पब्लिक के लिए काम किया था। तो जहां भी गई हूँ कुछ ना कुछ कोशिश की है मैंने करने की, और उसके बाद मेहनत करनी पड़ी नए इनिशिएटिव लेने में और काम शुरू करने में, लेकिन उसके जब रिजल्ट्स देखते हैं तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। जी। और एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ती है आप जो भी नया काम शुरू करो। तो सबऑर्डिनेट्स में जो आपकी टीम होती थी हरदम आपसे खुश रहती थी, तो उनको कैसे मोटिवेट रखते थे? ऐसा क्या फॉर्मूला था कि? देखिए, मुझे आज मैं जब पीछे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने नौकरी नहीं की, मैंने पिकनिक किया है। पिकनिक किया है, तो जिंदगी भर मैंने काम को एंजॉय किया है। ओके। कभी ये नहीं फील किया कि मुझे ये काम करना है, कैसे करूंगी, क्यों करूंगी, मेरे लिए तो तकलीफ हो गई, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। मुझे हमेशा ये लगा ये काम मुझे करना है, खुशी खुशी करना है और अपनी टीम को साथ लेके करना है। तो जहां भी मुझे लगा मैं एक अपने आप को अपनी टीम के साथ खड़े हुए अपने आप को प्रस्तुत किया हमेशा से, और इसीलिए टीम ने भी साथ दिया क्योंकि आप जब उन्हीं के साथ मुझे जब टीम का पूरा साथ मिल रहा है तो आपका उत्साह और बढ़ जाता है। तो 78 में आपने ज्वाइन किया मैम, तो तब की पुलिस और आज की पुलिसिंग आप देखते हैं तो मोटा क्या बदलाव आप मतलब नजर आता है आपको? देखिए, सब पहले काम पेपर पे होता था, वायरलेस पे होता था, और लॉ एंड ऑर्डर में भी जाते थे तो वो
वॉकी टॉकी लेके हम लोग बड़ा सा सेट होता है वो पनवायर का या इस तरह का। हाँ, तो मोटरोला का, हाँ जी। तो हमने तो ऐसा भी समय देखा है पोर्ट ब्लेयर में जब हम वो मोर्स कोड से कम्युनिकेशन होता था। अच्छा, हाँ, हमने तो वो पोर्ट ब्लेयर के भी देखे हैं। तो उस समय में और आज में तो अभी तो व्हाट्सएप का जमाना है, टेलीफोन से मतलब मोबाइल से सारे काम होते हैं। SMS का ये क्या व्हाट्सएप आ गया में, बिल्कुल एक ही मैसेज जो है 5 मिनट में हर जगह ही मतलब सब जगह पहुंच जाता है। और कंप्यूटर से सारे काम होते हैं, फाइलों की इंपॉर्टेंस कम हो गई। अभी ऑफिस चल पड़ा, काफी जगह जो है अभी ऑफिस चल रहा है, तो सारी फाइलें उसी के अंदर ही। बहुत काम की स्पीड बहुत बढ़ गई है, रीच बहुत बढ़ गई है। एक ऑफिसर अगर आप कम्युनिकेट करना चाहता है तो हाउ इजी इट इज, और मेरे ख्याल से उतना ही काम का बोझ भी बढ़ गया है जी। और मुश्किलें तो है ही, मुश्किलें भी बढ़ गई। पहले जैसे आजकल लोकेशन भी बढ़ गई है, यानी कि लोकेशन बताओ, जैसे ट्रैफिक में मतलब 8 बजे आजकल सुबह लोकेशन देनी पड़ती है। अच्छा, इससे बच नहीं सकते कि भाई मतलब कहाँ है, तो लाइव लोकेशन से पता चल जाएगा कहाँ पर वो है। बिल्कुल ठीक है। तो पकड़े जाने के चांसेस बहुत हैं। आप ये कह दें कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और वहां पर ना मिले तो फिर आप पकड़े जाएंगे। सो बहुत सारी वैसे फायदा भी है, जैसे आजकल कहाँ पे ट्रैफिक जाम हो रहा है तो क्या कहते हैं गूगल मैप बता देता है कि भाई किस रेड लाइट पे ज्यादा जाम है, तो उसका ये फायदा भी है कि वही आदमी पुट करके। सो ये इट वर्क्स बोथ वेज। टेक्नोलॉजी को हम अपने फायदे के लिए यूज करें तो उसकी वजह से हमारा काम भी आसान हो सकता है, पब्लिक को भी हम ज्यादा सहूलियत दे सकते हैं, सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं। ठीक बात है मैम। जो आज नए युवा पुलिस में भर्ती हो रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं हर रैंक पे, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, ACP रैंक पे, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, नौकरी तो सभी लोग करते हैं, लेकिन अगर आप पब्लिक की सेवा के लिए रिक्रूट किए गए हैं, भर्ती किए गए हैं, सो एक पब्लिक के प्रति संवेदनशील बनना बहुत जरूरी है। संवेदनशील बनना और उस संवेदना को दिखाना। जब पब्लिक आपके पास दुखी कोई व्यक्ति आता है तो उसका दुख समझने की कोशिश करना, उसको कुछ अपने पल देना, अपना अटेंशन देना, उसको अपनी कुछ अच्छी बात कहना, उसका दुख बांटना, या उसके दुख को दूर करने के लिए कोशिश करना या कदम उठाना, ये उसको हर पुलिस कर्मी को करना चाहिए। और एक टफ पुलिस ऑफिसर तो होना चाहिए, लेकिन एक संवेदनशील पुलिस ऑफिसर जो पब्लिक की मदद के लिए, और आप उसकी अगर मदद करके उसके दुख को बांट पाए और उसको कुछ थोड़े अच्छे पल दे पाए। वो कहते हैं अगर आपने उनकी बात खाली सुन भी ली तो भी उसका 50% तो दर्द वैसे ही कम हो जाएगा। अभी हम जैसे अभी तो मैं सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आ गई हूँ। हम लोग जब बातें करते हैं आपस में, ग्रुप में बैठते हैं, तो सब लोग पुलिस के बारे में अच्छा नहीं बोलते। जी जी, वो कहते हैं कि पुलिस ऐसी है, उनका एक्सपीरियंस कई है, सभी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलते हैं, लेकिन मुझे कई बार उनको डिफेंड करना पड़ता है। मैंने कहा अच्छे पुलिस वाले भी हैं, तो आपको जरूर पुलिस की मदद लेनी चाहिए। और मैं तो यही चाहूंगी कि हर पुलिस वर्दी वाला जो है, अगर वो एक समाज सेवी का एक अपना रूप उसको दिखा दे पब्लिक को, तो बहुत अच्छा होगा और पब्लिक उनकी प्रेज भी करेगी और पब्लिक में सेटिस्फेक्शन, और पब्लिक जो है आपको अच्छा तभी मानेगी जब आप उनको कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, उनकी मदद करेंगे। जी जी जी। क्योंकि बुराई तो एकदम से नजर आ जाती है, लेकिन वो अच्छाई को दिखाने के लिए आपको थोड़ा प्रदर्शन तो करना पड़ेगा, अपनी संवेदनशीलता का, अपनी हेल्पफुल एटीट्यूड को तो दिखाना पड़ेगा। मैम, आजकल आपके रिटायरमेंट के बाद अभी दिनचर्या क्या है आपकी? मैं श्री श्री रविशंकर की फॉलोअर हूँ। ओके मैम। और सुदर्शन क्रिया करती हूँ। आज भी हर रोज 2000 से मैंने शुरू की थी। अच्छा अच्छा। आज भी मैं हर रोज कोशिश करती हूँ कि सुदर्शन क्रिया और योगा मेरा चलता रहे। और एक डिसिप्लिन लाइफ है, और सही समय पे उठना, सही समय पे सोना, और अगर किसी की मदद हो सके तो आज भी मैं तैयार रहती हूँ। बहुत अच्छा। कि अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं किसी की मदद कर देती हूँ। बिल्कुल, जिस हिसाब से आपने पुलिस में अपनी सेवा भाव रखा, तो अब भी रिटायर होके और बल्कि समाज के साथ जुड़ के, और अब तो बल्कि आपका दोनों तरह से फायदा, आपके पास वक्त भी है, तो एज ए सिविलियन भी आप काम कर सकते हैं, और जो भी पुलिस की जो मदद है, बीच में आप ब्रिज का काम भी कर सकती हैं। एक मैंने अल्टरनेटिव थेरेपीज में मेरा काफी विश्वास है। अच्छा। सो मैं अल्टरनेटिव थेरेपीज में साउंड हीलिंग करती हूँ। अच्छा। और मैंने साउंड हीलिंग सीखी है, और शौकिया भी आजकल तो मैं, पहले तो मैं सोच रही थी इट विल बी माई
प्रोफेशन, Okay. साइड प्रोफेशन होगा। और अभी मैं उसको शौक के तौर पर अच्छा, अपने फ्रेंड्स को या किसी को कुछ छोटी मोटी तकलीफ होती है या अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए बिल्कुल, मैं बिल्कुल, साउंड हीलिंग को इस्तेमाल करती हूँ। अच्छी बात है मैम। ये तो कहीं किसी का फायदा भी होगा और आप भी जैसे व्यस्त रहेंगे, जैसे बताया कि आदमी का व्यस्त रहना बहुत जरूरी है। मैम आप जो टाइम निकाल के आज हमारे इस शो में, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे दिल्ली पुलिस परिवार की तरफ से और हमारे सभी दर्शकों की तरफ से। हम आपका एक लंबी और हेल्दी लाइफ की शुभकामनाएं देते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपसे बात करने का और अपने जीवन के बारे में कुछ शेयर करने का आपने मुझे मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपके संज्ञान में भी कोई ऐसा पुलिस अधिकारी या पुलिसकर्मी है जो अपनी ड्यूटी के साथ साथ कोई समाज का कार्य करता हो या जिसने समाज में अपनी कोई अलग पहचान बना रखी हो, तो कमेंट्स में जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे उन्हें भी अपने पॉडकास्ट में लाएं और उनके विचार भी सुने। दोस्तों आप इस कार्यक्रम को जो प्यार और स्नेह देते हैं उसके लिए आपका दिल से आभार। आशा करता हूं कि आपका सहयोग आगे भी ऐसे मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कानून का पालन करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।